पूजा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पूजा ने छोटी सी उम्र में घर संभालना सीख लिया था। उसके पिता महेश को रोजाना 2 घंटे का सफर तय करके ऑफिस जाना पड़ता था, जिस कारण पूजा को सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने की आदत थी। बाबा, ये लीजिए, आपका लंच पैक हो गया है, समय पर खाना खा लीजिएगा। अरे पूजा बेटी, तूने इतनी सुबह खाना बना दिया? अभी तो 6 बजे हैं। बाबा, मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और आपके लिए नाश्ते में इडली और लंच के लिए रोटी, गोभी आलू की सब्जी और धनिया की चटनी बनाकर पैक कर दिया है। बेटी, तू मेरे लिए कितनी मेहनत करती है, अपनी नींद की परवाह भी नहीं करती। काश तेरी माँ आज जिंदा होती तो तुझे छोटी सी उम्र में इतना काम नहीं करना पड़ता। बाबा, आप भी तो मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं। 2 घंटे साइकिल चलाकर शहर जाते हैं, काम करते हैं। आप थक जाते होंगे। आपके लिए ये सब करना मेरा फर्ज है और मुझे इसमें खुशी मिलती है। अच्छा बाबा, आप काम पर जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ बेटी, मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा, आप समय पर खाना खा लेना। महेश काम पर चला जाता है और पूजा घर के दूसरे काम में लग जाती है। घर का काम निपटाकर वो स्कूल चली जाती है। पूजा भी 10वीं क्लास में पढ़ती है। पढ़ाई लिखाई में भी पूजा तेज थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां कहीं न कहीं उसकी पढ़ाई के आड़े आ रही थी। स्कूल से लौटने के बाद वो अपने पिता के लिए चाय, नाश्ता और रात के खाने की तैयारी में लग जाती। शाम को जब महेश घर आता है, बाबा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने आपके लिए पालक के पकौड़े और चाय बनाए हैं। महेश हाथ मुंह धोकर आता है और पूजा उसके सामने गरम गरम पकौड़े और चाय रख देती है। महेश चाय के साथ पकौड़े खाता है। वाह बेटी, तू तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह पकोड़े बनाने लगी है। तेरी माँ ऐसे ही करारे पकोड़े बनाया करती थी। अच्छा बाबा, माँ और क्या क्या बनाती थी? तेरी माँ तो खाना बनाने में निपुण थी। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इडली, डोसा, मक्के की रोटी और सरसों के साग और भी बहुत सारी चीजें बनाया करती थी। मैं ये सब बनाना सीख लूंगी और बनाकर आपको खिलाया करूंगी। आप चाय पीकर आराम कीजिए, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटी। महेश चाय पकौड़े का आनंद लेकर चारपाई पर लेट जाता है। पूजा रसोई में रात का खाना बनाती है। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। वक्त के साथ साथ पूजा खाना बनाने में और भी माहिर होती जा रही थी। गांव में 12वीं तक की पढ़ाई होती थी, जिस कारण पूजा की पढ़ाई भी 12वीं तक ही हो पाती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से घर में रहकर घर संभालने लगती है। एक दिन, पूजा बेटी, अब वक्त आ गया है कि मैं तेरे हाथ पीले कर दूं। बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों बेटी? मैं ससुराल चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको खाना बनाकर कौन खिलाएगा? मैं अपने खाने के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता बेटी। तेरी माँ नहीं है, कल को मैं भी नहीं रहा तो तू अकेली रह जाएगी। ऐसा मत कहो बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। यही जिंदगी की सच्चाई है बेटी। जो इस दुनिया में आया है उसका जाना तय है। मैं अपने जीते जी तेरा घर बसते देखना चाहता हूं ताकि मैं चैन से मर सकूं। मेरे ऑफिस में एक लड़का है, बड़ा ही नेक दिल इंसान है, अच्छा कमाता है। सोच रहा हूं उससे तेरी शादी की बात करूं। ठीक है बाबा, जैसा आप ठीक समझे। महेश शहर के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था। उसके ऑफिस में तपन नाम का एक लड़का काम करता था, जिससे महेश पूजा की शादी करना चाहता था। दूसरे दिन महेश ऑफिस जाकर तपन को अपने दिल की बात बताता है। इसके लिए तो आपको मेरे माता पिता से बात करनी होगी। ठीक है, मैं कल शाम तुम्हारे घर आऊंगा। दूसरे दिन महेश तपन के घर जाता है और पूजा की शादी की बात करता है। मेरी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन उसे घर के सारे कामकाज आते हैं। पूजा और तपन की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अगर ये रिश्ता पक्का हो जाता तो मैं पूजा की तरफ से निश्चिंत हो जाता। लड़के की माँ गायत्री पूजा की तस्वीर देखकर कहती है, भाई साहब, हमें अपनी बहू से नौकरी नहीं करवानी है। आपकी बेटी कम पढ़ी लिखी है तो कोई बात नहीं, हमें तो घर संभालने वाली ही बहू चाहिए। हमें आपकी बेटी पसंद। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ, हम कल ही शगुन लेकर आएंगे आपके घर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं एक बात और कहना चाहता था। बोलिए भाई साहब, अब तो हम समधी समधन हो गए हैं। आपके मन में जो बात है बोल दीजिए। मैं छोटे से पद पर नौकरी करता हूँ, बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया, इसलिए दान दहेज में ज्यादा कुछ दे पाने में असमर्थ हूँ। हमें दान दहेज चाहिए भी नहीं।
आप अपनी बेटी हमें दे रहे हैं, यही बहुत है। ठीक है बहन जी, मैं कल आप लोगों का इंतजार करूंगा। दूसरे दिन गायत्री, तपन और तपन के पिता सुरेंद्र पूजा के घर आते हैं और पूजा के हाथों में शादी का शगुन देते हैं। कुछ दिन के बाद पूजा की शादी तपन के साथ हो जाती है। शादी के बाद पूजा ससुराल आती है और दूसरे ही दिन से वो घर संभालने लगती है। घर में सुबह सुबह 4 बजे कुकर की सीटी की आवाज आती है। तपन की माँ, उठो। क्या बात है जी, क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रहे हो? रसोई में कोई है, कुकर की सीटी बज रही है, जरा जाकर तो देखो, इतनी सुबह वहाँ कौन है? गायत्री रसोई में जाती है तो देखती है कि पूजा रसोई में खाना बना रही है। अरे बहू, तुझे सुबह सुबह भूख लग गई क्या? नहीं माँ जी, मैं तो पूरे घर के लिए खाना बना रही हूँ। कुकर में मैंने पालक की साग चढ़ाई है, मैं सबके लिए पालक पनीर की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन इतनी सुबह सुबह, अभी तो 4 बजे हैं, इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हो? आराम से 7 बजे उठकर खाना बना लेती। माँ जी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। अब तक पिताजी के लिए सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती थी ना, उन्हें सुबह 6 बजे ऑफिस जाना पड़ता था। हाँ, लेकिन यहाँ तो सब 9 बजे ऑफिस जाते हैं। यहाँ जल्दी उठकर खाना बनाने की जरूरत नहीं है, जा जाकर सो जा। नहीं माँ जी, सुबह सुबह घर के काम निपट जाएंगे तो सारा दिन आराम से कटेगा, नहीं तो सारा दिन घर के काम में ही उलझी रहूंगी। आप जाकर सो जाइए। गायत्री के समझाने पर भी पूजा नहीं मानती है, बल्कि वो गायत्री को समझाकर वापस भेज देती है। गायत्री अपने रूम में आती है। क्या हुआ? रसोई में कौन है? पूजा बहू खाना बना रही है। लेकिन इतनी सुबह सुबह? कह रही है कि उसे सुबह सुबह खाना बनाने की आदत है। इतना कहकर गायत्री सो जाती है। सुबह 7 बजे जब पूरा परिवार सोकर उठता है, तब तक पूजा सारा खाना बना चुकी थी। पूजा, आज खाने में आलू पूरी बना दो। लेकिन खाना तो बन चुका है। क्या खाना बन गया? कब बन गया? अभी तो सुबह के 7 बजे हैं। तपन बेटा, बहू ने सुबह 4 बजे उठकर खाना बना दिया। इतनी सुबह खाना बनाने की क्या जल्दी थी? मैंने आप सबके लिए पालक पनीर, पालक के पराठे और हलवा बनाया है। लेकिन आज मेरा आलू पूरी खाने का मन था। आप आज पालक पनीर खा लीजिए, मैं आलू पूरी कल बना दूंगी। उस दिन तपन बेमन से खाना खाकर ऑफिस जाता है। दूसरे दिन पूजा फिर सुबह 4 बजे उठकर कुकर में आलू उबालने लगती है। कुकर की सीटी की आवाज से घर के सभी सदस्यों की नींद खुल जाती है। तपन तकिए को अपने कान के ऊपर रखकर आवाज से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कुकर जब 4 सीटियां मार देता है, तब तपन उठकर रसोई में जाता है। पूजा, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? आपके लिए आलू पूरी बना रही हो। लेकिन आलू पूरी बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठने की क्या जरूरत थी? मेरी सारी नींद खराब हो गई। तुम जानते हो कि कल देर रात तक मैं ऑफिस में काम कर रहा था, लेट से सोया था। अब आप जाकर सो जाइए, आलू उबल चुका है, अब कुकर सीटी नहीं मारेगा। अब दोबारा नींद कहाँ आएगी? तपन अपने कमरे में जाकर फिर से सोने की कोशिश करता है। उसे जैसी नींद आने वाली थी, वैसी पूजा ने कढ़ाई में सब्जी छौंक दी। छौंक की आवाज के कारण तपन की नींद फिर डिस्टर्ब हो जाती है और वो सो नहीं पाता है। सुबह 7 बजे वो बिस्तर से उठता है तो उसकी आंखें लाल हो गई थीं। क्या बात है तपन बेटा, तेरी आंखें क्यों लाल हैं? माँ, कल रात ऑफिस का काम ज्यादा था, 1 बजे तक काम कर रहा था। सोचा था सुबह 8 बजे तक सोऊंगा, लेकिन पूजा के खाना बनाने के कारण सुबह 4 बजे ही मेरी आंख खुल गई। दोबारा सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर नींद कहाँ आती है? गायत्री, तुम बहू से इस बारे में बात क्यों नहीं करती? यहाँ इतनी जल्दी खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था, लेकिन वो माने तब ना। कहती है घर के काम सुबह सुबह निपट जाते हैं तो सारा दिन आराम रहता है। लेकिन उसके आराम की वजह से हम लोगों का डेली रूटीन खराब हो रहा है। तभी वहाँ पूजा सबके लिए चाय लेकर आती है। आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हो, चाय पीजिए और तरोताजा हो जाइए। सभी लोग चाय पीते हैं और अपनी अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। पूजा घर के लोगों की परवाह किए बिना रोज सुबह सुबह उठकर खाना बनाया करती। घर के लोगों ने अब इस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। एक दिन पूजा सुबह रसोई में खाना बना रही थी। उस दिन उसने गलती से कढ़ाई में सबसे पहले जीरे की जगह लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। अब तो रसोई से उठने वाली मिर्च की लहर पूरे घर में फैल जाती है और पूजा के ससुर का खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता है। पूजा जल्दी से चूल्हा बंद कर देती है, लेकिन लाल मिर्च की लहर पूरे घर में फैल चुकी थी। खांसते खांसते सुरेंद्र की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। ये सब देखकर पूजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब सुरेंद्र अस्पताल से घर आते हैं तो पूजा सबसे कहती है, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं सुबह सुबह खाना नहीं बनाऊंगी। चल बहू, तुझे कम से कम हमारी परेशानी समझ तो आई। उस दिन के बाद से पूजा सुबह 7 बजे उठकर खाना बनाने लगी।
एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था सविता। सविता के पास बहुत समय से एक गाय थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन अब सविता बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी गाय गर्भवती थी। उसे अक्सर अपनी गाय की चिंता सताती थी क्योंकि बुढ़ापे के कारण वो उसका ज्यादा ख्याल नहीं रख पाती थी। एक दिन वो अपनी गाय के पास जाती है और उसे प्यार से पुचकारते हुए कहती है, गौरा, देखते ही देखते तू कितनी बड़ी हो गई है और अब तो तू गर्भवती भी है। मुझे तेरी बड़ी चिंता सताती है, लेकिन तू फिक्र मत कर। आज ही मैं अपने बेटे अजीत से कहूंगी कि अब से वो तेरा ध्यान रखे। मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी कि कई बार अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। इतना कहकर सविता गौरा को खाने के लिए घास और पौष्टिक आहार डाल देती है और गौरा उसे खाने लगती है। लेकिन खाते खाते गौरा सोचती है, अम्मा मेरा हमेशा कितना ख्याल रखती थी, पता नहीं उनका बेटा अजीत मेरा ख्याल रखेगा भी या नहीं। खैर, मैं बेफालतू ही ज्यादा सोच रही हूँ। अम्मा का बेटा है तो उन्हीं की तरह तो होगा, पर मुझे अम्मा की बड़ी याद आएगी। उसी दिन शाम को सविता अपने बेटे अजीत को बुलाती है और उससे कहती है, बेटा, अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे घर का ही काम ठीक से नहीं होता तो भला गौरा का ध्यान कैसे रख पाऊंगी। और तो और वो गर्भवती भी है, अब से तू उसका ध्यान रखना। मगर माँ, हमें उसका ध्यान रखने की क्या जरूरत है? अरे वो तो हमें दूध भी नहीं देती, बल्कि हमें तो उसे भगा देना चाहिए। अपने ऊपर बोझ की तरह क्यों रखना? अजीत की ऐसी बातें सुनकर सविता चौंक जाती है। ये तू कैसी बातें कर रहा है अजीत? गौरा अब हमारे परिवार का हिस्सा है, समझा तू? और तुझे उसका ध्यान रखना ही होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। मगर माँ। नहीं, और कुछ नहीं सुनना मुझे। ये ले कुछ पैसा, गौरा के लिए बाजार से पौष्टिक आहार ले आना और कल से उसे सुबह शाम समय पर खाना और पानी देना। अजीत पैसे देखकर लालच में आ जाता है। वो पैसे अपने पास रख लेता है और घर से बाहर निकलकर सोचने लगता है, माँ मुझे तो कभी इतने पैसे नहीं देती, और इस गाय के लिए इतने पैसे? अरे वो तो हमें दूध तक नहीं देती है, किसी काम की नहीं है वो गाय, और मैं इस घर का वंश हूं। मगर मुझसे ज्यादा उसकी चिंता है माँ को। एक काम करता हूं, ये पैसे मैं रख लूंगा और उस गाय को सूखी घास खिला दूंगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। इसके बाद अजीत अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने निकल जाता है और सारे पैसे उड़ा देता है। अगले दिन सुबह सुबह जब गौरा को खाना खिलाने का समय होता है तो अजीत पहले तो काफी देर तक सोता ही रह जाता है। आखिर में जब सविता उसे आवाज लगाती है तब वो उठता है। अजीत, अरे ओ अजीत, तू अभी तक क्यों सो रहा है? दोपहर होने को आई है। अरे तो क्या करूं माँ, रोज तो मैं ऐसे ही देर तक सोता हूँ, और कल रात में घर भी देर से लौटा था, सोने दो। अरे उठ जा अजीत और जाकर गौरा को खाना खिला, कितनी देर हो गई है, बेचारी भूखी होगी। इसके बाद अजीत को उठना पड़ता है और उसे गौरा पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने तो सारे पैसे उड़ा दिए थे और गौरा के लिए कुछ भी पौष्टिक आहार नहीं खरीदा था। ओफो, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, ये सूखा चारा ही डाल देता हूं उसे। अजीत गौरा को सूखा चारा डाल देता है और फिर से गांव में घूमने निकल जाता है। गौरा सूखा चारा देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, इस सूखे चारे से मेरे बच्चे को बिल्कुल भी पोषण नहीं मिलेगा, और बच्चे का तो छोड़ो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी जल्दी ही मर जाऊंगी। अब रोज का यही हाल हो जाता है, यहाँ तक कि अजीत बुरी संगत में पड़ जाता है और सविता उसे जब भी गौरा के लिए अच्छा चारा लाने को कहती थी वो उसे शराब खरीदने में उड़ा देता था। सविता को अपने बेटे पर भरोसा था, इसलिए वो भी गौरा को देखने बाहर कम ही आती थी। ऊपर से उसकी तबीयत भी उसका साथ नहीं देती थी, इसलिए वो ज्यादातर घर के अंदर ही रहती थी। उधर गौरा सूखा चारा खा खा कर दुबली और कमजोर हो जाती है और उसकी हालत खराब होने लगती है। ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगी, पता नहीं अम्मा मुझे देखने क्यों नहीं आती। एक दिन रात के समय अजीत शराब के नशे में धुत होकर घर लौटता है। तभी उसे देखकर गौरा शोर मचाने लगती है, क्योंकि आज अजीत ने सुबह से गौरा को सूखा चारा तक नहीं डाला था। लेकिन गौरा के शोर मचाने पर अजीत को और गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे देखकर चिल्लाती है? रुक, अभी बताता हूं तुझे। अजीत एक छड़ी उठा लेता है और गर्भवती मासूम गौरा को उससे पीटने लगता है। मत मारो मुझे मत मारो, अम्मा अम्मा बचाओ अम्मा। लेकिन सविता अंदर सो चुकी थी और वो इस सब से अनजान थी।
बेचारी गौरा मार खाती रहती है और उसे सूखा चारा तक नहीं मिलता। इसके बाद अजीत अंदर जाकर सो जाता है। इधर गौरा रोने लगती है। हे भगवान, कम से कम मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का ध्यान करो। अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो भगवान। गौरा बेजान सी वहां पड़ी रहती है और आधी रात बीत जाती है। लेकिन तभी वो एक दूसरी गाय की आवाज सुनती है। वाह वाह, क्या सुहानी रात है, कितना सुंदर चांद दिख रहा है। इस चांदनी रात में और ठंडी ठंडी हवा में टहलने का तो मजा ही कुछ और है। कौन है? कोई है क्या? कौन गुजर रहा है यहाँ से? मैं तो बसंती हूँ। और तुम? मैं गौरा हूँ और मैं गर्भवती हूँ। मुझे आजाद करो। मेरा मालिक मुझे मारता है, पीटता है और मुझे खाने को सिर्फ सूखा चारा डालता है, वो भी पेट भर नहीं। कल तो उसने मुझे पूरा दिन कुछ नहीं दिया। ऐसे तो यहाँ मेरा बच्चा और मैं दोनों मर जाएंगे। हे भगवान, यहाँ तुम्हारी ऐसी हालत है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी आजाद कर दूंगी और फिर तुम मेरे साथ जंगल चलना। वहाँ तुम्हें खाने को हरी भरी घास और पीने को खूब सारा पानी मिलेगा। इतना कहकर बसंती जाती है और जिस रस्सी से गौरा बंधी थी उसे सींग मार मार कर तोड़ देती है। रस्सी टूटते ही गौरा आजाद हो जाती है। बसंती के सहारे गौरा धीमे धीमे जंगल तक पहुंच जाती है। वहां आजादी पाकर और हरी भरी घास देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सारा खाना और नदी में पीने के लिए कितना पानी है। अब मुझे और मेरे बच्चे को भूख से नहीं मरना पड़ेगा। अब उसे जंगल में रहने को जगह और एक अच्छी दोस्त भी मिल गई थी। लेकिन उधर जब सविता को पता चलता है कि उसकी प्यारी गौरा घर छोड़कर भाग गई तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देखकर अजीत भी बड़ा परेशान हो जाता है। माँ, ये दवा खा लो। अरे, एक गाय की वजह से अपनी तबीयत क्यों खराब करती हो? उसके रहने से हमें कोई फायदा तो था नहीं। जाती है तो जाने दो ना उसे। चला जाए यहाँ से अजीत, तू मेरा दर्द कभी नहीं समझ सकता और ये सब तेरी ही गलती है। तूने मेरी गौरा के साथ अत्याचार किए। पड़ोसियों ने मुझे सब बताया है। उसे भूखा रखा इसीलिए वो भाग गई। मुझे कोई दवा नहीं खानी। कितनी छोटी सी थी वो जब मैं उसे घर लाई थी और आज वो तंग आकर यहाँ से दूर चली गई। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी अजीत, कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, ये कैसी जिद है? अजीत सविता को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सविता अजीत की एक बात भी नहीं सुनती। दिन बीतते जाते हैं और सविता की हालत बिगड़ती जाती है। वो दवा नहीं लेती थी। उधर गौरा जंगल में एक सुंदर बछड़े को जन्म देती है। वाह वाह गौरा, तुम्हारा बछड़ा कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम पर गया है। अगर मैं वहीं गांव में उस घर में बंधी रहती तो न जाने मेरे बच्चे का क्या होता। बसंती, तुमने तो आकर हम दोनों की जान बचा ली, तुम्हारा शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया किस बात का बहन? एक गाय दूसरी गाय की मदद नहीं करेगी तो भला कौन करेगा? गौरा को बसंती के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, मगर उसे अक्सर सविता अम्मा की याद भी आती थी। उधर अजीत उसे पूरे गांव में ढूंढ रहा था। अजीत को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही थी। अब मैं कहाँ ढूंढूं गौरा को? कहीं उसे भी कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कैसे माफ कर पाऊंगा? मैंने सारा गांव तो छान मारा, अब कहाँ ढूंढूं गौरा को? अरे हाँ, जंगल। गौरा वहां हो सकती है, मैं वहीं जाकर गौरा को ढूंढता हूँ। इसी तरह गौरा को ढूंढते ढूंढते अजीत जंगल में भी पहुंच जाता है। पूरा दिन भूखा प्यासा घूमने के बाद अजीत को जंगल में गौरा दिखी जाती है। गौरा के साथ उसका छोटा सा बछड़ा भी था और बसंती भी। गौरा तो अजीत को देखकर थोड़ा डर जाती है। माफ कर दो गौरा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम पर बड़े अत्याचार किए, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर तुम वापस नहीं चली तो मेरी माँ सच में मर जाएगी। उन्होंने तुम्हारी याद में खाना पीना, यहाँ तक कि दवाइयाँ लेना भी छोड़ दिया है। सविता के बारे में सुनकर गौरा को बहुत दुख पहुंचता है। क्या अम्मा की इतनी बुरी हालत है? फिर तो मुझे उनके पास जाना ही चाहिए। बसंती, क्या मैं जाऊं? अब तो इसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अम्मा को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है गौरा, तुम जाओ, मैं तुमसे और तुम्हारी प्यारी से बछड़े से मिलने आया करूंगी। ठीक है बसंती, मुझे तुम बहुत याद आओगी। मुझसे मिलने जल्दी जल्दी आती रहना। इसके बाद गौरा बसंती से अलविदा कहती है और अजीत के साथ वापस गांव चली जाती है। सविता गौरा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरी गौरा, तू वापस आ गई। कहाँ चली गई थी तू? और तेरा ये बच्चा, ये कितना प्यारा है। तुम दोनों को देखकर तो मेरे सारे दुख ही दूर हो गए। गौरा सविता के पास जाकर बैठ जाती है और सविता उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है।
उधर गौरा का बछड़ा सारे घर में घूम घूम कर खेलने लगता है। सच में गौरा और उसके बछड़े के वापस आ जाने के बाद तो घर में जैसे रौनक ही वापस आ गई है। बिल्कुल ठीक कहा तूने अजीत। इसके बाद गौरा और उसके बछड़े के साथ रहने की वजह से सविता की तबीयत ठीक होने लगती है और अजीत भी सही रास्ते पर आ जाता है और वो सब अच्छे से साथ में रहने लगते हैं। Please subscribe this channel.